हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और इतिहास की अगली कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक भारत में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना और उसका विस्तार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन के बारे में जाना था और साथ ही हमने ये भी जाना कि भारत में कंपनी राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो यात्री थे वो पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम फ्रांसीसी थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि ब्रिटिश शक्ति का स्थापना कैसे भारत में हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ ही यूपी टेट, सी टेट ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कंटेंट लाता रहता हूँ। और इस चैनल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी टॉपिक का पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें मेरे टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर है, उससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका पीडीएफ आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना और उसका विस्तार के बारे में जानते हैं। अंग्रेज़ व्यापारी स्थानीय शासकों और मुगल बादशाहों की अनुमति प्राप्त करके भारत में व्यापार करने लगे थे। उनका उद्देश्य भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था और उसके साथ ही अंग्रेज़ व्यापारी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में इसलिए भी सफल हुए क्योंकि यहाँ भारतीयों में उस टाइम एकता नहीं हुआ करती थी। भारत की केंद्रीय सत्ता के स्वामी जो कि मुगल शासक थे, उनका उत्तराधिकारी के युद्ध में वे सभी लिप्त थे। बाद में जो पतन होने लगा औरंगजेब के बाद, उस समय उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध होते थे जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया था। इसके साथ हिंदू शासक अपने खोए राज्यों की ये पुनर्स्थापित करने का संघर्ष कर रहे थे। मराठे भारत के अलग अलग राज्यों में चौथ और सुरदेशमुखी वसूलने के कार्य में व्यस्त थे। इस प्रकार देश के समस्त सक्षम शासक परस्पर संघर्षरत थे, यानी वो सब लिप्त थे अपने अपने कामों में। इस तरह अंग्रेज़ों ने देखा कि ऐसे कमज़ोर राष्ट्र पे अपना अधिकार जमाना में कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से उसमें अधिकार जमा सकते हैं। तो आ गए हमारे देश में अंग्रेज़ लोग। तो अब अंग्रेज़ तो आ गए, लेकिन अब धीरे धीरे जब पता चला कि अंग्रेज़ हमारे भारत पे हावी हो रहे हैं तो कुछ संघर्ष हुए, जैसे कि बंगाल और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष हुआ। ये संघर्ष क्या हुआ इसके बारे में जान लेते हैं, बंगाल और अंग्रेज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बारे में। तो अंग्रेज़ों का बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से तनावपूर्ण संबंध था। सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। 20 से 21 जून 1756 को बंगाल की कालकोठरी, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, उसकी त्रासदी हो गई थी। इस घटना ने अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला के प्रति क्या किया, भड़काया। उसके बाद आया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और युद्ध के दौरान ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें एक तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें भारतीय शक्तियां पराजित हो गई थी। फिर उसके बाद एक और युद्ध हुआ कि बक्सर के युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी। कैसे हुई थी ये भी जान लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उसमें बक्सर के युद्ध की समाप्ति हो गई थी। इसके बाद इस संधि के फलस्वरूप बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। द्वैत शासन का जनक कौन था? लियोन कार्टियस। कौन था? लियोन कार्टियस।
इसके बाद कुछ संघर्ष दूसरे लोगों के बीच में हुआ था, जैसे मैसूर और मैसूर और अंग्रेज के बीच में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में कुछ युद्ध हुए थे, उस युद्ध के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 1769 तक चला था। ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के द्वारा आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? खत्म हो गया। फिर हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की तरफ से थे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भाग लिया था। और उसके बाद पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया। उसके बाद 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। फिर हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 तक चला। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये युद्ध। और इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा हुई थी। इस संधि के बीच कॉर्नवालिस ने कहा था कि बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया। बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया। और इस तरह से अब अगली बार हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद होता है आंग्ल मराठा संबंध। अभी यहाँ पे आंग्ल मराठा के बीच में भी संघर्ष हुआ। ये संघर्ष क्या है, जिसमें इस संघर्ष में युद्ध हुए थे? प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ, जो कि हुआ 1775 से 1785 ईस्वी में। 1775 में सूरत की संधि द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। सालबाई की संधि द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, जो कि 1803 से 1806 ईस्वी तक चलता है। और बसीन की संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है। और इस युद्ध में मराठों की पराजय हो जाती है और अलग अलग मराठा सरदारों से अलग अलग संधि की जाती है। उसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, जो कि 1817 से 1818 तक चलता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू होता है और इसमें मराठों का अंतिम रूप से पराजय हुआ होता है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो संघर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ किनके बीच संघर्ष हुआ। आंग्ल सिख के बीच में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में क्या क्या हुआ? उस संघर्ष में युद्ध हुआ। तो पहला आंग्ल सिख संघर्ष, जो कि 1845 से 46 के बीच में हुआ। और पहला आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग्स गवर्नर था। इस युद्ध में सिख सेना का पराजय का सामना करना पड़ा और लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई और उसके बाद पहला आंग्ल सिख संघर्ष खत्म हो गया। उसके बाद हुआ दूसरा आंग्ल सिख संघर्ष, जो कि 1848 से 49 के बीच में हुआ। यह युद्ध डलहौजी के समय शुरू हुआ और तोपों के युद्ध में सिख सेना का निर्णायक पराजय हो गया और 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो ये तो थे इन सभी के बीच में संघर्ष। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति के बारे में कि अंग्रेज़ों के बीच में भू राजस्व नीति क्या क्या थी। तो अंग्रेज़ों ने मुख्यतः 3 भू राजस्व नीति को अपनाया था, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो भू राजस्व की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई थी वो थी स्थायी बंदोबस्त नीति। स्थायी बंदोबस्त नीति में अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त नीति लागू किया और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। ये ब्रिटिश भूभाग के 19% भाग पर लागू थी और इसमें जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया था। इसके बाद दूसरा भू राजस्व नीति अपनाया गया, जो कि है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था।
ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग जिले के क्षेत्र में लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भूभाग के 51% हिस्से में फैला हुआ था। यह ब्रिटिश भाग में सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें रैयतों को भूमि का स्वामी माना गया। फिर अगला भू राजस्व नीति था महालवाड़ी बंदोबस्त। अब महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है? महालवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग पर लागू किया गया था और इसके अंतर्गत दक्कन के कुछ हिस्से, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र शामिल थे। तो ये तो थे भू राजस्व नीति के बारे में। अब हम लोग कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में भी जान लेते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटिश अधिपत्य के बाद 1772 ईस्वी तक कंपनी का कार्य बंगाल के गवर्नर द्वारा होता था और इसके बाद गवर्नर जनरल आए। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय का पद इस तरह सृजित है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे पहला नंबर आता है वॉरेन हेस्टिंग का। इनके कुछ काम थे जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग 1785 तक पद पे थे और इनके जो काम थे वो थे ये कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इन्होंने किया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये थे और द्वैत शासन का अंत इन्होंने किया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग ने की। फिर दूसरे गवर्नर जनरल हमारे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक थे और इनके जो काम थे वो थे इसकी सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने ही लागू किया था, जो कि भू राजस्व में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से 1805 तक ये पद पे थे और इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने करवाई थी और बंगाल के शेर नाम से ये जाने जाते हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद अब नंबर आता है गवर्नर जनरल और वायसराय का। तो अब गवर्नर जनरल की बात करें। भारत की गवर्नर जनरल, जैसे पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में ये चेंज होकर के क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो भारत की गवर्नर जिसको वायसराय भी कहते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि 1828 से 1835 तक पद पे थे। इन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल इन्हें कहा जाता है और सती प्रथा की समाप्ति इन्होंने किया था, ठगी प्रथा का अंत इन्होंने किया था, शिशु बालिका हत्या पर रोक इन्होंने लगाई और मैकाले शिक्षा पद्धति पर इन्होंने लागू किया था। उसके बाद भारत की गवर्नर जनरल में अगला नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का, जो कि 1848 से 1856 तक उन्होंने पद संभाला। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे राज्य हड़प नीति अपनाई थी इन्होंने, भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, चार्ल्स वुड का डिस्पैच इन्होंने लागू किया था, डाक व्यवस्था में सुधार किए थे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधायक इन्होंने पारित किया था। इसके बाद अगला नंबर आता है लॉर्ड कैनिंग का, जो कि 1856 से 1862 तक इन्होंने पद पे थे। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का पहला वायसराय 1800 हुआ था और इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था और व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति हुई थी और लोक सेवा विभाग की स्थापना इन्होंने किया था। इसके बाद आता है अगला नंबर लॉर्ड लिटन का, जो कि 1876 से 1880 तक ये पद पे थे। इन्होंने दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन इन्होंने किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो प्रेस था कि अगर कोई भी आपत्तिजनक आप कुछ भी लिखेंगे गवर्नमेंट के बारे में तो क्या होगा कि आपका प्रेस जब्त हो जाएगा, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। बहुत खराब ही ये एक्ट था जिसका बाद में लोगों ने विरोध किया। इसको हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। लॉर्ड लिटन ये थे। अगला नाम आता है लॉर्ड रिपन का, जो कि 1880 से 1884 तक ये चलते हैं। भारत के प्रथम जनगणना प्रारंभ इन्होंने किया था। 1881 में पहली जनगणना प्रारंभ हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। इन्होंने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जारी किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इन्होंने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और उसके बाद स्थानीय स्वशासन और हंटर कमीशन इन्होंने लागू किया था। इसके बाद नंबर आता है लॉर्ड कर्जन का, जो कि 1899 से 1905 तक ये सत्ता में थे और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन इन्होंने किया था और बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था, इन्होंने ही किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था?
लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात आती है, जो कि 1905 से 1910 तक सत्ता में थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा 1909 में इन्होंने किया था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं, जो कि 1910 से 1916 तक पद पे थे और बंगाल विभाजन रद्द होने की घोषणा 1911 में इन्होंने किया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट इन्होंने किया था सन 1911 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन, जो कि 1920 से 1931 तक शासन में थे और इन्होंने साइमन कमीशन, सविनय औगा आंदोलन की शुरुआत, गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता इनके ही शासनकाल में हुआ था। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो कि 1947 से 1948 रहते थे और ये अगर हम बोले कि अंग्रेज़ों के सबसे आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश जो सरकार थी वो ख़त्म होने के बाद ये बने थे। माउंटबेटन प्लान इन्होंने लागू किया था और भारत का विभाजन इन्होंने ही किया था। भारत का विभाजन का योगदान किनका था, लॉर्ड माउंटबेटन का था। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से 1950 तक थे और ये अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो बने थे। इसके बाद से आप जानते ही हैं संविधान लागू हो जाता है और हम लोग उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।